A very good morning to all of you. This is Abhilashan Hata, your political science teacher. So class, today we all are going to continue our topic criticism of development models. In our previous class, we discussed about the social cost of development, how like development leads to the social cost, how it leads to the loss of the lives of people, right? We discussed all these things under the social costs of development, and with the example of Narmada Bachao Andolan also we discussed this point ki how it is socially affected. Okay, now our next cost, or you can say criticism under the models of development, is environmental costs of development. How it leads to how environment has to suffer for the while we are going through the developmental processes. Okay, so development has indeed caused a high degree of environmental degradation in many countries, and not just the displaced people, but all the population is beginning to feel the consequences. Just not only the social cost of displacement of the people, but it also like हम भी आज के टाइम पे हम फील कर रहे हैं. अब राइट नाउ इट्स सितंबर और अभी तक ऐसा लग रहा है कि मई जून की गर्मियां ही चल रही है. नहीं फील हो रहा है. सो दीज आर लाइक जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं डेवलपमेंट के, ठीक है, उसके वजह से हम हमारी लाइफ में भी क्या है, हम सफर कर रहे हैं. खाली डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, हमारी लाइफ में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट में भी जो है काफी चेंजेस आने लग गए. पॉपुलेशन एज कंपेयर, जैसे अगर आप अपने फादर ग्रैंडफादर की बात करो, उनके टाइम पे जो खाना पीना था या फिर जो एक्टिविटीज थी, क्या आपकी लाइफ आज के टाइम पे वैसी है? आज आप 14-15 ईयर्स के हो, 15-16 ईयर्स के हो, आपके फादर या मदर जब इस एज में रहे होंगे, उनकी लाइफ और आज आपकी लाइफ में काफी डिफरेंस है, राइट? उनका जो खान पान था, वो जो खाते पीते थे, या फिर जैसे उनकी लाइफ थी, जैसे वो एक्टिव रहते थे, उनका जैसा डाइजेशन है, ठीक है, इम्यूनिटी उनकी इतनी अच्छी है, तो कंपैरेटिवली आपकी उतनी अच्छी नहीं है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज की डेवलपमेंट के नेम में हम डेवलपमेंट के नाम पे हमने इतनी सारी चीजें लाइक इंट्रोड्यूस कर दी, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए, बट directly indirectly it is affecting our health also, right? So when the tsunami, ये तो हमने अपने फिजिकल उसकी बात कर ली, बट क्लाइमेट कैसे चेंज हुआ है? When the tsunami hit the South and Southeast Asian coasts in 2004, it was observed that the destruction of mangroves and the building of commercial enterprises along the shoreline was the reason for the greater extent of the damage caused. ठीक है, 2004 के टाइम पे when India's low, like you can say highest point, साउथ का जो हाईएस्ट पॉइंट है ना इंडिया का, जो था इंदिरा पॉइंट, लैंड का जो वो सबमर्ज्ड भी हो गया था. 2004 में हुआ था, इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया था अंडर वाटर. आज अब उसकी पिक्चर्स देखोगे ना, तो आपको इंदिरा पॉइंट क्या था, एक उस टाइम पे लाइट हाउस हुआ करते थे ना पहले के टाइम पे, आज से 100 साल पहले. तो वो 2004 में सुनामी के वजह से सबमर्ज हो गया. पहले वो एक छोटा सा गांव हुआ करता था, बट प्रेजेंटली वो क्या है, सबमर्ज हो चुका है. 2004 में सबमर्ज हुआ था, तो किसकी वजह से हुआ था? सुनामी की वजह से. उस टाइम में मालदीव, श्रीलंका, इंडिया की बहुत सारी ऐसी साउथ ईस्ट के जो कोस्टल रीजन्स हैं, वो काफी इफेक्ट हुए थे सुनामी की वजह से. काफी प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, काफी आपका लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा डैमेज हुई. ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे कॉजेस थे, ठीक है, डैमेजेस थे जो सुनामी के वजह से हुए. और ये सुनामी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन ने जो अपनी एक्टिविटीज की है एडवांसमेंट्स के चलते, जो भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो क्या है, जो नेचुरल नेचर का जो नेचुरलिटी है, उसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, राइट? सो नाउ द ice in the Arctic and Antarctic is melting. Why? Because of increasing emission of greenhouse gases into the atmosphere
and this has the potential to cause floods and actually submerge low-lying areas like Bangladesh and Maldives. Now the ice, due to the global warming, सब पढ़ते आ रहे हो, क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ लाइक ऑयल, फ्यूल्स, डीजल, ठीक है, पेट्रोलियम, या फिर आप कुछ भी बोल दो, इलेक्ट्रिसिटी का हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इतना यूज कर रहे हैं, एनर्जी रिसोर्सेज को इतना यूज कर रहे हैं, नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एमिशन हो रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग का। हम सब यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आज के टाइम पे सबके पास मोस्टली क्या होता है, सबके पास कोई ना कोई व्हीकल है, राइट। अगर एक घर में 4 लोग हैं तो ऐसा हो रहा है कि चारों के पास कार है, चारों अलग अलग कारों में जा रहे हैं, ठीक है, 4 एसी है, चारों अलग अलग रूम में सो रहे हैं। क्या हो रहा है इससे, ऑब्वियसली हमें अपना 1 मिनट के लिए तो सुकून मिल गया, कि कुछ टाइम के लिए सुकून मिल गया, बट इन्वायरमेंटली कितना इफेक्ट कर रहा है, जो इससे ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, एमिट हो रही है, एमिशन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, और इसके वजह से नेचर में अब अंटार्कटिका की आर्टिक सर्कल के पास में जो आइस है वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। अब आइस मेल्ट होगी, अब रिवर में तो प्लेस तो उतनी है ना, जितना पानी वो बह रहा है उतना ही पानी बह सकता है, बट अब आइस मेल्ट हो रहा है तो पानी भी ज्यादा आएगा। आपको केदारनाथ 2013 का केदारनाथ और उत्तराखंड में जो फ्लड आया था वो पता होगा कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था उस टाइम पे भी। दिस इज ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटी। हमने क्या किया था, लाइक ह्यूमन पॉपुलेशन ने वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, स्टैब्लिश होने लग गई थी, ठीक है, हैबिटेड मतलब इतना हैबिटेड प्लेस नहीं है वो, क्लाइमेटिकली बोल लीजिए या टोपोग्राफिकली बोल लीजिए, बट फिर भी क्या है, पॉपुलेशन वहाँ क्या कर रही है, रिवर का उन्होंने क्या कर दिया, फ्लो ही चेंज कर दिया, तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं से फ्लड आया, राइट। और आइस मेल्ट हो रही है, तो आइस मेल्ट हो रही है तो रिवर में ही तो फ्लो करेगा ना, तो रिवर में एक्सेसिव फ्लो होगा तो फ्लड आएगा, तो प्रॉपर्टी डैमेज, आपका ह्यूमन लाइफ्स का डैमेज, इवन नेचर का, फॉरेस्ट वगैरह का भी क्या होगा, डैमेज होगा, लैंड डिग्रेड होगी, एक्सेसिव वाटर होगा तो ऑब्वियसली लैंड भी डिग्रेड होगी, सॉइल भी डिग्रेड होगी, राइट। और कुछ ऐसे कंट्रीज है जैसे छोटे छोटे मालदीव्स वगैरह हैं, मालदीव्स हो गया, क्या है, एक आइलैंड कंट्री है मालदीव्स, श्रीलंका आइलैंड कंट्री है, इंडिया के 2 आइलैंड ग्रुप्स ऑफ, जो 2 आइलैंड ग्रुप्स है, ये सब सबमर्ज होने के क्या है, चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि ये लो लाइंग एरियाज में है, और यहाँ की जो ऑब्वियसली अगर फ्लड आएगा तो क्या होगा, ये सबमर्ज हो जाएंगे। इसका हमने एग्जांपल देखा भी था 2004 का इंदिरा पॉइंट का सबमर्ज। In the long term, the ecological crisis will adversely affect all of us. Air pollution is already a problem which does not discriminate between the rich and poor. But in the short term, indiscriminate use of resources tends to adversely affect the underprivileged. More use of resources tends to adversely affect the underprivileged more sharply. Loss of forest affects the poor who use forest resources for a variety of subsistence needs like firewood, medicinal herbs, or foods. Drying up of rivers and ponds and falling groundwater levels means the women have to work longer in order to procure water. So now अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होगा, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होंगी वो क्या हो जाएगी, इंडेंजर्ड हो जाएगी, या फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है, हमने इसके भी एग्जांपल्स देखे हैं। फिर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, आप देख ही रहे हो, एयर पोल्यूट हो रही है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है आपका। बट इन द शॉर्ट टर्म अगर हम देखें तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को क्या है, विदाउट एनी थिंकिंग, जैसा हमें कन्वीनियंस लग रहा है हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और इससे स्पेशली कौन इफेक्ट हो रहा है, जो अंडर प्रिविलेज क्लास है वो ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। क्यों, अब कोई रिच है, ठीक है, जिसको प्रिविलेजेस मिली हुई है, या फिर जो नेचर, अब जैसे जो सिटीज में रह रहे हैं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा देके कहीं से भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, पर कुछ ऐसे अंडर प्रिविलेज क्लासेस है, पुअर सोसाइटीज है जो स्लम्स में रह रही है, या जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, जो
टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, उनको टाइमली वाटर नहीं मिल रहा है, टाइमली इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, ये सारी चीजें हो रही है। तो अंडर प्रिविलेज जो है वो काफी उनका लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ फॉरेस्ट इफेक्ट्स द पुअर, ऑब्वियसली जो ट्राइबल्स है स्पेशली, या जो ऐसी पॉपुलेशन है जो टोटली फॉरेस्ट पे डिपेंड है कि फायरवुड के लिए या फिर मेडिसिनल हर्ब्स के लिए या फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, हनी हनी के लिए, ये टोटली क्या है, फॉरेस्ट पे डिपेंड है, टिम्बर के लिए या कोई भी रबर के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, स्पेशली कौन इफेक्ट हो रहा है, पुअर्स और ट्राइबल्स इफेक्ट हो रहे हैं। ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स एंड पॉन्ड्स, फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पॉन्ड्स वेल्स क्या हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं। और ड्राई होने की वजह से क्या है, वुमेन का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है, क्योंकि पहले जो विलेजेस वगैरह थे वहां पे कौन पानी को फेच करके, वाटर को फेच करके कौन लेकर आ रहा था, वुमेन ही लेकर आ रही है। हम एग्जाम्पल स्पेशली वुमेन ही लेकर आती थी, तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी वुमेन का दिया है कि वुमेन को क्या है, बहुत दूर जाना पड़ेगा, पानी लेकर आना पड़ेगा। So the model of development we are pursuing is heavily dependent on the increasing use of energy, whatever we are using right now. आप अपनी मॉर्निंग में जब आप उठते हो उससे लेके रात को सोते हो, तब तक आप सोच लीजिए आप कितना एनर्जी यूज करते हो। We are using electricity for different purposes. We are using fuel or different energy resources for our vehicles. और जो भी है एसी यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, क्या और क्या यूज कर रहे हैं, गैस स्टोव्स। खाना हमारा बन रहा है टोटली हमारा किस पे बन रहा है, एनर्जी पे, एनर्जी रिसोर्सेज से बन रहा है। सो हम टोटली जो है किस पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, एनर्जी पे, रिसोर्सेज डिपेंड हो चुके हैं। Most of the energy currently generated in the world is in the form of non-renewable sources like coal or petroleum. Right now, राजस्थान में हमें अभी इलेक्ट्रिसिटी कट काफी देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन। और उसका रीजन क्या दे रहे हैं कि कोल जो है टाइमली पहुंच नहीं पा रहा है। तो ऑल्दो जो राजस्थान है इतना सोलर, यहाँ पे एनर्जी इतना सोलर रिच रिसोर्स है, सोलर रिच लैंड है, फिर भी हम अभी क्या यूज कर रहे हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, कोल या पेट्रोलियम ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो अभी तक इतनी डेवलप नहीं हुई है, या डेवलप हुई है तो इतनी एक्सपेंसिव है कि हर जगह उसका यूज करना पॉसिबल नहीं है। So we are using like coal or petroleum for the development. Large tracts of the Amazon rainforest are being deforested in order to provide for the increased consumer needs. Are there enough for these non-renewable resources which can allow not only the advanced countries but all people in the world to enjoy an affluent lifestyle? Given the finite nature of these resources, the answer would be no. What about the future generations? Are we going to hand over a depleted earth and multiple problems to them? So now Amazon rainforest सबसे लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट माना जाता है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट अफ्रीका में है। अमेजोन आप आए दिन सुनते रहते हो, अभी रिसेंटली शायद 1 साल 2 साल पहले की बात है, फायर लग, सॉरी, हाँ फॉरेस्ट फायर हो गया था। ऑस्ट्रेलिया की ऐसी बहुत सारे फॉरेस्ट हैं जहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारे जो फॉरेस्ट है, ठीक है, जो हमें क्या है, क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। एक साइकिल है, वाटर साइकिल है, ठीक है। वाटर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है कि रेन कहाँ आएगी, स्पेशली जहाँ पे आपका फॉरेस्ट एरिया ज्यादा होगा वहां पे रेन ज्यादा आएगी, ठीक है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, पूरा इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो गया है ड्यू टू द human activities, and these are like just for our development. Okay, so some questions arises कि जो भी हम resources use कर रहे हैं, ठीक है,
क्या हमें इसी मात्रा में या इसी लाइक क्वांटिटी में क्या हमें इन रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए? 5। क्या हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को इन्हीं सब रिसोर्सेज के साथ, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के साथ, मतलब कि हम छोड़ सकते हैं? हमारा फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा? हम लोग क्या उनको इतनी प्रॉब्लम्स के साथ अर्थ को क्या करेंगे, हैंड ओवर करेंगे? तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव टू फोकस ऑन कि डेवलपमेंट तो हो रहा है, नहीं तीन नहीं है। So now there is a paragraph given on page number 149 about Ken Saro Viva. Ken Saro Viva, ठीक है, एक ओगोनी, ठीक है, आप अफ्रीका के बोल सकते हो कि अफ्रीका से हैंगे। So just imagine that a hidden treasure is found in your backyard. How will you feel if the treasure is taken away little by authorities in the name of development? The development is not reflected in your standard of living or even in facilities for the colony you stay in. Further, your house as a site for the treasure is constantly vandalized by people who claim to use the treasure for development. Isn't it gross injustice for the people in whose house the treasure has been unearthed? आपको भी पता है, अगर आपके घर के पास में, या ठीक है हमारे राजस्थान में तो क्या है, बहुत सारे ऐसे भी घर है जो बहुत पुराने हैं और कहीं कहीं पे भी सोना वोना निकल भी जाता है, ठीक है, बट वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना पड़ता है। बुरा लगता है, ऑब्वियसली बुरा लगता है कि हमारे घर पे मिले हैं, हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए रख के रखा है या फिर जो भी है व्हाटएवर, और आज गवर्नमेंट डेवलपमेंट के नाम पे हमसे ले रही है ये, ठीक है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी काफी कुछ ऐसा हुआ था, राइट। तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा, और वो चलो ठीक है, डेवलपमेंट के लिए हमसे वो रिसोर्सेज ले भी लिए, या जो भी ट्रेजर है, जो भी गोल्ड वोल्ड मिला है या कुछ भी मिला है वो हमसे ले लिया, पर क्या हमारा अगर उसमें डेवलपमेंट हो रहा है? हमें वो दिख ही नहीं रहा है कि हमारी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट आया है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है इंक्रीज हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली वी फील सो बैड अबाउट इट कि हमारा कुछ भी इसमें क्या है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। Isn't it gross injustice for the people in whose house the treasure has been unearthed? अगर अभी आपसे आंसर पूछे तो ऑब्वियसली आप भी बोलोगे नहीं मैम, इनजस्टिस कहाँ है उनके साथ, तो हो ही नहीं रहा है। एक तो सारी संपत्ति देनी पड़ गई बेचारों को, ऊपर से कुछ भी उनका कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। सो ऑयल सिमिलरली एक सिचुएशन है, ठीक है। और नाइजेरिया, अफ्रीका की एक कंट्री है नाइजेरिया, वहां पे oil had been found in the region of Ogoni in Nigeria in the 1950s, which resulted in crude oil exploration. Soon, economic growth and big business created around it an entangled web of political intrigues, environmental problems, and corruptions. This prevented development of the very region where oil had been found. So, बहुत सी सिमिलर सिचुएशन है, किसी भी कंट्री की ले लो, मोस्टली देखने को मिलती है। एक ओगोनी, पहले तो ऐसे ही छोटा सा गांव था, किसी कोई ना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस था, ना कोई बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट जैसे ही 1950s के टाइम पे ओगोनी में वहां पे जब ऑयल पता चला कि यहाँ पे ऑयल मिला है, तो बहुत सारे, ऑब्वियसली सबको क्या है, पैसा कमाना था, राइट। सबको रिच होना है, रिसोर्सेज लेने हैं, पावर्स चाहिए। तो जितने भी आपकी पावरफुल अथॉरिटीज थी, चाहे वो पॉलिटिकल अथॉरिटीज हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, ठीक है, अब उन्होंने क्या कर दिया, अब वहां पे उनकी लैंड जो है, जो वहां के विलेजेस हैं, उनकी लैंड लेने के लिए वो क्या होने लग गए कि कोई कंट्रोवर्सीज कर रहा है, करप्शन कर रहा है, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, ठीक है, हम आपके लिए घर बनाएंगे, ठीक है। सब अपने अपनी तरीके से डील करने लग गए थे। तो इस चक्कर में क्या हुआ, सबके बीच में जितने भी पावरफुल अथॉरिटीज थी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहने लग गए। अब कॉन्फ्लिक्ट्स रहे तो वहां का जो एरिया है जहाँ पे ऑयल
फाउंड हुआ है उसका कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, और उसके चलते इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आपको वहां पे जो है बहुत ज्यादा रहने लग गई थी। ठीक है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज की वजह से क्या नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हो सका, राइट। So Ken Saro-Wiwa, an Ogoni by birth, was recognized as an author, journalist, and television producer in the 1980s. In his work, he observed and reacted to the exploitation around him as the oil and gas industry took riches from beneath and the feet of the poor. Ogoni farmers, and in return left the land polluted and the people disenfranchised. Now what happened, कैन सारो वीवा एक ठीक है ओगोनी ही थे, ठीक है, ओगोनी में ही उनका बर्थ हुआ है। तो ही वाज अ लाइक वेरी फेमस ऑथर, जर्नलिस्ट, टीवी प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं 1980s के टाइम पे। तो उनके वर्क में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व्ड एंड रिएक्टेड कि कैसे ओगोनी की पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली वी ऑल लाइक बिलोंग टू बीकानेर, ठीक है, फ्रॉम बीकानेर हम बिलोंग करते हैं। और अगर यहाँ पे इट इज लाइक वेरी कॉमन कि अगर यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे हम कितने ही डेवलप हो जाएं, चाहे हम एक अच्छी अर्बन सिटी में जाके सेटल्ड हो जाएं, फिर भी हमारा जो दिल रहेगा कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा हमारा, लाइक हमारी बर्थ प्लेस को लेके, राइट, होता है। तो ये भी कैन सारो वीवा के साथ भी ये बहुत कॉमन था कि उनको लाइक उन्होंने देखा कि कैसे ऑयल और गैस इंडस्ट्री जो है एक्सप्लॉइट कर रही है यहाँ के एरिया को, यहाँ के विलेजर्स को। जो रिच है वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ के लैंड को यहाँ कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और रिच बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पुअर्स है उनकी कंडीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है, और वो क्या है, उनकी कंडीशन और ज्यादा बुरी हो रही है ड्यू टू दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। Saro-Wiwa led a non-violent struggle with the launch of the movement for the survival of the Ogoni people, MOSOP, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द ओगोनी पीपल। ये एक मूवमेंट चलाया 1919 में, एंड ओपन ग्रास रूट्स कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट, ठीक है, एक नॉर्मली उन्होंने ऐसी अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलोगे, एक मूवमेंट चलाया जहां पे उन्होंने कॉमन पीपल का, लोकल सिटीजन्स का क्या लिया था, साथ लिया था। The movement was so effective that by 1993 the oil companies had to pull out of Ogoni. But Saro-Wiwa paid the price for this. Obviously, अगर कुछ डेवलपमेंट है तो किसी ना किसी को अपना बलिदान भी देना ही पड़ता है ना। तो जस्ट लाइक दैट सारो-वीवा जो है 1993 तक जितने भी ऑयल कंपनीज थी उनको वहां से जाना पड़ा, उन्होंने मूवमेंट चलाया, इसके अगेंस्ट बोले वो। बट सारो-वीवा, द मिलिट्री रूलर्स ऑफ Nigeria framed him in a murder case and military tribunal sentenced him to death. Got it? उनको एक केस में फंसा दिया, मर्डर केस में फंसा दिया, और उनको क्या है, सेंटेंस हिम टू डेथ, फांसी लगा दी गई थी। Saro-Wiwa said that the military rulers were doing this at the behest of Shell, the multinational oil company that had to withdraw from the Ogoni region. हमने हमारे इंडियन मूवीज में तो बहुत फेमस है ये चीज, हम देखते आते ही हैं, ठीक है, ये अब नॉर्मली हमारे लोग की, हमारे कल्चर में भी है, कल्चर नहीं बोलूंगे, हमारे लाइक इंडिया में भी हम ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किसी ना किसी को कोई ना कोई अमाउंट पे करनी ही पड़ती है किसी भी फॉर्म में। तो सेम ओगोनी के जो ये सारो-वीवा है उनको भी देखना, फेस करना पड़ा। उन्होंने देखा कि बिहेस्ट ऑफ शेल, ठीक है, एक लाइक कंपनी ने क्या किया, उनको फंसाया है, उन्होंने बोला फंसाया है जस्ट बिकॉज वो एक मूवमेंट में क्या थे, खड़े हो गए, और उन्होंने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को ओगोनी से क्या कर दिया था, हटा दिया था। So human rights organization all over the world protested against this trial and appealed for his release. Ignoring this worldwide protest, the Nigerian rulers executed Ken Saro-Wiwa in 1995. Human rights protection भी एक वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है, पता होगा, यूनाइटेड नेशंस का। तो अब ह्यूमन राइट्स ने भी क्या बोल दिया था, इसके अब प्रोटेस्ट किया वर्ल्ड वाइड ने, बहुत सारी कंट्रीज ने प्रोटेस्ट किया, बट क्या है, नाइजीरियन पीपल ने इग्नोर किया और जल्दी से जल्दी क्या कर दिया, उनको मार दिया, ठीक है, जेल हो गई थी। So now one more paragraph is given on page number 150.
environmentalism. So you must have often heard terms like, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है समझ नहीं आता ना तो बीच में पूछ लेना, ठीक है. So you must have often heard terms like pollution, waste management, sustainable development, protection of endangered species, and global warming. These are the buzzwords of the environmental movement which works to protect natural resources and ecosystems. Environmentalists maintain that human beings should learn to live in harmony with the rhythms of the ecosystem and not manipulate the natural environment to serve their immediate interests. They believe that mankind is using up and destroying natural resources to such an extent that we will bequeath only a barren earth, poisoned rivers, and polluted air to the future. So now, obviously, सस्टेनेबल सब पढ़ते आ रहे हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सुनते भी रहते हैं टेलीविजन में या न्यूज़पेपर्स में, काफी बहुत कॉमन वर्ड्स हैं ये आपके, इंडेंजर्ड स्पीसीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ग्लोबल वार्मिंग. सो इन्वायरमेंटलिस्ट का क्या कहना है, या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट का जो मेन पर्पस क्या है, वो क्या वर्क कर रहे हैं, दे मेंटेन that human beings should learn to live in harmony with the rhythms of ecosystem. हम सब को बचपन से सिखाया जाता है कि हमें क्या है, हार्मनी से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है. ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए बताया जाता है, बट इन्वायरमेंट के साथ भी हमें हार्मनी के साथ ही ट्रीट करना चाहिए. हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, अरे ये फ्लावर तो बहुत सुंदर है, और हम तुरंत प्लक कर देते हैं विदाउट एनी थॉट. कोई कुछ नहीं सोचते हैं, हम प्लग कर लेते हैं, क्या 2 मिनट की खुशी के लिए. बट इन्वायरमेंटली उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. हमने तो क्या है, लाइक आई एम अ जैन बाय रिलीजन, तो हमारे जैनिज्म में तो बोला जाता है इट्स से लाइक हम क्या कर रहे हैं, एक जीव की हत्या ही कर रहे हैं अगर हमने एक फ्लावर को प्लग किया है, राइट. तो इट्स लाइक ये इन्वायरमेंटलिस्ट का क्या कहना है, हमें जो इकोसिस्टम है उसके साथ भी क्या है, हार्मनी के साथ रहना चाहिए. हमें इक्वल इन्वायरमेंट के साथ क्या है, मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए. हम अपने इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को बहुत हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है. ये जो प्लकिंग वाली बात थी बहुत छोटी सी बात है, बट अगर आप डीपली सोचोगे तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है, ठीक है. और भी बहुत लेवल पे हम यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, क्या लैंड को क्या है माइनिंग कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट कर ही रही है ना. So they believe that mankind is using up and destroying natural resources to such an extent that we will bequeath only. मतलब bequeath का मतलब क्या होता है, bequeath मतलब कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के पास क्या छोड़ के जाएंगे, leave the future generation. It's bequeath का मतलब ये होता है only a barren earth. हम अपने फ्यूचर जनरेशन के पास या उनके लिए एक बंजर जमीन छोड़ के जाएंगे. पॉइजन रिवर्स, पोल्यूटेड रिवर्स, पॉइजन रिवर्स हम क्या है छोड़ के जा रहे हैं, और ये हमारे ऑब्वियसली फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या है, बिल्कुल अच्छा नहीं है. सो द रूट्स ऑफ एनवायरमेंटलिज्म कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 19th century रिवॉल्ट अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन. टुडे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था ना, उसके कुछ टाइम के बाद ही लाइक लोगों को ये फील, स्पेशली जो हमारा 1920s का टाइम था, उस टाइम पे काफी इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह उन्होंने बोल दिया था कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं, बता दिया था उन्होंने. जो हम आज प्रेजेंटली जो भी फेस कर रहे हैं, उस टाइम पे उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये सारी चीजें होंगी, ठीक है. तो इन्वायरमेंटल क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल मूवमेंट हैज बिकम अ वर्ल्ड रिवॉल्ट अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन. उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया, रिवॉल्ट भी किया. इवन today the environmental movement has become a worldwide phenomena with thousands of non-governmental groups and even some green political parties. ठीक है, अब बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स भी हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है. कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही हमारी इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन का वर्क गवर्नमेंट का ही है, नो. हर एक ह्यूमन बीइंग का, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट. तो नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उसको बोला गया है यहाँ पे नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स.
सो नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स और इवन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसी है जो क्या है इन्वायरमेंट के लिए ही वर्क करती है। इन्वायरमेंट को आपने देखा होगा कि नॉर्मली कुछ छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज आती है, ठीक है, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में हमें काफी देखने को मिलेगी। और वो किस बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टी बनाती है कि ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यहाँ पे डैम बिल्ट हो रहा है, तो हम बिल्ट नहीं करेंगे, हम आपके लिए, हम आपका जो घर है फॉरेस्ट, हम आपको वो फॉरेस्ट में ही रहने देंगे। तो ग्रीन पॉलिटिकल पार्टीज ये हो गई जो टोटली इन्वायरमेंट के लिए वर्क करती है, ठीक है। जो नेचुरल जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको कम से कम यूज करने के लिए इनकरेज करती है लोगों को, ठीक है। Some well-known environmental groups include Greenpeace and the World Wildlife Fund, and in India we have the Chipko movement. बहुत फेमस है चिपको मूवमेंट, पढ़ा है, बचपन से ही पढ़ा है। पेड़ों के सामने आ गए थे, ठीक है, कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। तो चिपको मूवमेंट which emerged to protect the Himalayan forest. Such groups try to pressurize government to modify their industrial and developmental policies in the light of environmental goals. तो बहुत सारे लाइक अनकाउंटेबल आपके प्रोटेस्ट हैं जो छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे ग्रुप में, कुछ एरिया में, बहुत सारे, कहीं पे अगर इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो वहां के फार्मर्स क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, राइट। तो बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हैं। वी एज अ पीपल हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को उनकी जो भी उनका जो आर्बिट्रेरीनेस है, उनकी सेल्फिशनेस है। अब इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं, वो बोलेंगे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमें बहुत सारी, कुछ चीजें रियलिटी में सही भी होती है और कुछ चीजें क्या होती है, जस्ट एक पैसा बनाने का तरीका होता है कि अगर हमने इनको दे दिया तो क्या है, हमारे पास भी बहुत अच्छा पैसा आएगा, जस्ट लाइक दैट। तो दिस इज ऑल अबाउट इन्वायरमेंटलिज्म, ठीक है। इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एसेसिंग डेवलपमेंट एंड ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ डेवलपमेंट है, फिर राइट क्लेम्स है अंडर दैट, ठीक है। 2 more days, 2 दिन और लगेंगे इस चैप्टर को, नहीं 3 दिन लग जाएंगे कंप्लीट होते हुए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।